जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि दोस्तों हम पुनः दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस, और जिसमें दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में दोस्तों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऊष्मा का। ऊष्मा के बारे में हम चर्चा करेंगे, ऊष्मा के बारे में हम सारी जानकारी आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यार दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जो कि लाइव रात 8 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। और ये दोस्तों हमारी येलो बुक की अभी तक की दोस्तों देखा जाए तो 70 क्लासें हो चुकी हैं। टोटल दोस्तों 70 क्लासें हो चुकी हैं, और ये 71 क्लास दोस्तों हमारी स्टार्ट होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का लंबे समय से इंतजार था साइंस के लिए, तो आप लोगों का दोस्तों साइंस भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप सभी प्यारे दोस्त किसी भी यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी दोस्तों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट रहने वाली है। खास तौर से यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें 25 नंबर की साइंस का पोर्शन बिल्कुल अलग से ही पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों से ऊष्मा के बारे में। पिछली क्लास को आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो वो सारी क्लासें दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट के जाकर जरूर चेक करिएगा। आपको येलो बुक और स्टैटिक जीके की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको हमारे वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे रखा है आप लोगों को टेलीग्राम का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करते ही दोस्तों आप जाके सीधे फाइल में आपको येलो बुक और स्टैटिक जीके दोनों का दोस्तों आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको दोस्तों डाउनलोड में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके पर्सनल मैसेज में वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी पर दोस्तों पहले वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग दोस्तों अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए तो एक बार आप लोग वीडियो के शेयर करके सभी लोगों से बता दीजिएगा कि आप लोगों की क्लास दोस्तों जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम आप लोगों से करने वाले हैं। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे दोस्तों, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि मिस हो गया और आप उसे नोट ना कर पाएँ। चलिए, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। रोजाना वीडियो पाने के लिए वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, पहला दोस्तों आप हेडिंग देख पा रहे हैं, लिखा है दोस्तों ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? ऊष्मा एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो कि दो वस्तुओं के तापांतर में यानी कि टेम्परेचर में अंतर होने के बीच में प्रवाहित होती है, और उसी वस्तु के निहित ऊष्मा से वस्तु के जो द्रव्यमान जिसको बोलते हैं मॉस पर निर्भर करती है, उसको दोस्तों हम ऊष्मा कहते हैं। यानी कि हम ऊष्मा कह सकते हैं, ऊष्मा यानी कि हीट। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है जो दो वस्तुओं के तापांतर, देखिए हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा कैसी होती, गर्म होती है। जब ऊष्मा को हम हीट बोलते हैं तो हीट यानी कि टेम्परेचर। हीट को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर में क्या होगा, तापमान या तो बढ़ेगा या तो तापमान कम होगा। तो तापांतर में अंतर होने पर उनके बीच प्रवाहित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दोस्तों वे याद रखिएगा कि ऊष्मा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। आपके एग्जाम में दोस्तों ये 10th और 12th के एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जामिनर हो सकता है कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो सब वही है। वही जो हमने 10th में पढ़ा वही 12th में पढ़ा वही हम अब भी पढ़ रहे हैं। बस पूछने का तरीका दोस्तों हमारा चेंज हो जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करता है तो सुनिएगा, और ये क्वेश्चन जरूर नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे सभी प्यारे दोस्त, अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर। ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला पॉइंट है कि कोई वस्तु हमें कितनी गर्म या चाहे ठंडी लगे, यह उस वस्तु में होने वाले ऊष्मा के प्रवाह पर ही निर्भर करता है। ऊष्मा ठंडी भी होती है और ऊष्मा गर्म भी होती है। समझ रहे, ऊष्मा ठंडी भी होती है। कोई वस्तु हो, चाहे वो आपकी गर्म हो या वो आपकी ठंडी हो, तो उस वस्तु में जो होने वाले ऊष्मा की उसे प्रभाव पर ही निर्भर करता है। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है कि यही कारण है कि जाड़े की सुबह में
लकड़ी के गुटके, जो लकड़ी के दोस्तों गुटके होते हैं ना बड़े बड़े से, और लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि सर्दियों में ना, जब सर्दी पड़ती है और अचानक दोस्तों हम कोई भी कार्य करते हैं और यदि हमारे पैर में यदि कोई वस्तु जो हमारे पैर में लग जाती है, चोट लग जाती है, वो दोस्तों सर्दियों में बहुत ज़्यादा दर्द करती है। हमेशा याद रखिएगा, यदि सर्दियों में कोई भी चोट लग जाए ना, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक होती है। ठीक वैसे ही दोस्तों यदि जाड़े के समय जैसे सुबह हुआ और आप जाकर सीधे लोहे की वस्तु को यदि आप छूते हो, तो दोस्तों वो हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। और लकड़ी के गुटके को यदि छुएंगे, प्रतीत तो वो भी होगा, लेकिन लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस कारण दोस्तों लोहा जो होता है वो अत्यधिक हमें ठंडा प्रतीत होता है। क्लियर? यह आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप भी किसी से मौखिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए कि जाड़े के समय लकड़ी का जो गटका होता है उसको छूने की अपेक्षा लोहे का कोई भी हम दोस्तों वस्तु छूते हैं तो वो हमें अधिक ठंडी क्यों महसूस होती है। तो आपका सीधा सा जवाब है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस कारण लोहा अत्यधिक ठंडा प्रतीत होता है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों में से ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसे दोस्तों ये बात समझ में ना आई हो। क्लियर हो गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है ऊष्मा के मात्रक के बारे में। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। क्लियर? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यदि पूछा जाए कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों 1 ग्राम यदि हम जल का ताप, मात्र 1 ग्राम जल का ताप यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं, कि 1 कैलोरी ऊष्मा इसमें प्रवाहित करनी होगी। अगला है कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप यदि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। सीधी सी बात है कि पहले 14.5 था, फिर कितना किया? 15.5। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट आया? 1 का डिफरेंट आया। जो ये 1 का डिफरेंट आया है यही दोस्तों आपकी 1 कैलोरी कही जाती है, जो कि ऊष्मा की मात्रा को ही हम 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अगला आपका है, यदि यदि 1 पौंड, कितना दोस्तों? 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1V, या दोस्तों थर्मल यूनिट भी हम बोलते हैं। 1V को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो आपका बी आया है ये ब्रिटिश है, TH बोलते हैं थर्मल, यू को बोलते हैं यूनिट, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं किसको? 1 पौंड जल के ताप को यदि हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाते हैं तो उस ऊष्मा की मात्रा को हम 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा। अगला है कि किसी लोलक का आवर्तकाल यदि कैपिटल T उसकी लंबाई स्मॉल l एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सभी को पता होगा, ये 10th और 12th के क्लास के क्वेश्चन है कि किसी लोलक का आवर्तकाल T और उसकी लंबाई l एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों आवर्तकाल को हम T से प्रदर्शित करेंगे। आवर्तकाल यानी कि समय, टाइम, लंबाई यानी कि लेंथ, और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g, इसको हम g पर निर्भर करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है, ये भी समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है कि गर्मियों में जो लोलक घड़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, लोलक घड़ी, वो लोलक की लंबाई L बढ़ जाती है और उसका आवर्तकाल यानी कि जो समय होता है वो भी दोस्तों बढ़ जाएगा, अतः घड़ी दोस्तों सुस्त हो जाएगी। और सर्दियों में दोस्तों इसकी जो लोलक की लंबाई है वो कम हो जाती है और आवर्तकाल भी कम हो जाता है और लोलक घड़ी दोस्तों तेज चलने लगेगी। ये कब होता है दोस्तों? गर्मियों के समय। जो आपने देखा जो लोलक लटका रहता है, जो कि घंटे की तरह घड़ियों में लगा रहता है, तो उसकी लंबाई L होगी। और जो दोस्तों मैं समय बता रहा हूँ वो क्या नहीं, एक आवर्तकाल होगा तो T हो जाएगा। तो दोस्तों गर्मियों के समय दोस्तों लोलक की तो लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल का भी समय बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों घड़ियाँ कैसी हो जाती हैं? सुस्त हो जाती हैं।
और वही कंडीशन यदि सर्दियों में देखी जाए तो दोस्तों उनका लंबाई भी कम हो जाएगा, आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उनकी घड़ियाँ जो होंगी वो दोस्तों तेज चलने लगेंगी। अगला आता है दोस्तों पेंडुलम। पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में तीव्र हो जाती हैं और गर्मियों में वो सुस्त हो जाती हैं। यानी सेम कंडीशन दोस्तों आपकी लोलक की ही समान होती है पेंडुलम घड़ियों में, जो कि सर्दियों के समय तेज हो जाती हैं और गर्मियों के समय सुस्त हो जाती हैं। उनकी जो सुइयाँ होती हैं गर्मियों के समय दोस्तों बहुत ही सुस्त चलती हैं, धीमी चलती हैं, और वही सर्दियों के समय दोस्तों वो तीव्र हो जाती हैं। अगला है कि चंद्रमा पर, कहाँ पर दोस्तों, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। कितना है दोस्तों? 1/6 गुना है, जिस कारण दोस्तों चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने से उसके आवर्तकाल में परिवर्तन हो जाएगा, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। क्लियर? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 गुना है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण मान है उसका 1/6 गुना गुरुत्वाकर्षण भाग चंद्रमा पर है। क्लियर? यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है, अगर एक लोलक को, किसको दोस्तों, अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन होने के कारण आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? यानी कि यदि कोई एक लोलक है, उसको हम यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो उसके गुरुत्वाकर्षण का मान परिवर्तन के कारण उसके आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाएगा। अगला है कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से इतना ही पॉइंट उठा सकता है और आज इतने में ही आपको फंसा देगा। पूछेगा कि आवर्तकाल लोलक का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, तो आप इसको बता सकते हैं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवर्तकाल लोलक किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। अतः झूला झूलने पर लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर यदि बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि बताइए यदि कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में यदि कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अब ले सकते हो। अगला यहाँ से पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों फ्लोएशन, यानी कि दोस्तों प्लवन। इसके बारे में भी आप लोगों ने 10th और 12th में पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। प्लवन क्या होता है दोस्तों और उत्प्लावन क्या होता है, समझिएगा कि किसी वस्तु के द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे दोस्तों उत्प्लावन कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और आपने उसको पूर्णतया आंशिक रूप से उसको जल में डुबोया और उस द्रव द्वारा उस वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है उसके ऊपर। यानी कि यदि आपने कोई वस्तु पानी में डुबो दी, पहले तो वो डूबी, फिर वो दोस्तों डूबने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर आ गई, लेकिन आपने क्या किया, उस पर अपना हाथ रख दिया, एक बल लगा दिया और उसको पूर्णतः डुबा दिया। तो उस स्थिति में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उत्प्लावन। समझ गए? आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जो है ना बचपन में आप सभी से हो ही जाते हैं। ये उस टाइम की बात है जब आप लोग बचपन में आप लोगों ने किया होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो आप जैसे ही हाथ रखते तो दोस्तों वो क्या हो जाती है? डूब जाती है पूर्णतः, क्योंकि हमने उसके ऊपर बल लगा रखा रहता है। जब बल लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? उत्प्लावन कहते हैं। अगला है कि आपेक्षिक घनत्व एक क्या है दोस्तों? एक अनुपात है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, कभी कभी पूछ देता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसको ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन यही कन्फ्यूजन तो ही आप लोगों का दूर करना है मुझे। तो याद रखिएगा आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपात है। क्योंकि आपेक्षिक घनत्व को मापा किससे जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जो कि अब तक का आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अधिकतम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। इम्पोर्टेंट लगा लेंगे हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक तो होता नहीं है, पूछा जाएगा कि आपेक्षिक घनत्व को हम किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे दोस्तों? हाइड्रोमीटर से। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यह एक क्या है दोस्तों? अनुपात है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए और आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट ने, मैं अभी बता देता हूँ,
कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहें कि सर आपने मुझे बताया नहीं था। जिस भी कैंडिडेट ने इस हमारी यदि साइंस की येलो बुक की थ्योरी वाइज यदि आप लोगों ने क्लास देख ली तो दोस्तों 100% है कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन साइंस का तो बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए मैं जल्द ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे रोजगार विद अंकित भाटी सर ने अभी एक नई बुक लॉन्च की है जिसमें आपके 11,000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों का उसमें संकलन दिया गया है। वो किताब आप लोगों के लिए दोस्तों आ चुकी है और उस वीडियो को भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोगों ने जिस भी कैंडिडेट ने यदि हमारी येलो बुक की जितनी भी प्लेलिस्ट में क्लासें पढ़ी हैं, यदि उसने वो हमारी सारी क्लासें देखी हैं, तो दोस्तों जो आप लोगों के लिए जो एक नई सीरीज़ आने वाली है सामान्य ज्ञान की, तो उसमें आपके इतिहास के साथ साथ भूगोल, साइंस और आपका कंप्यूटर सभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिए, आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और चुनिंदा वही क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो आप लोगों ने यदि 10 क्वेश्चन पढ़े हैं एक टॉपिक से, तो यदि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया तो वो उसी टॉपिक से केवल उतने ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यानी कि आप लोगों ने इस थ्योरी क्लास को पढ़ा तो आप उस क्लास में उस वीडियो में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर लाएंगे आप लोग। क्योंकि अब आप लोगों का क्या होगा, वह एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? एक तरीके से आपका वह प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है वो प्रैक्टिस सेट। अब कब आ जाए कोई पता नहीं दोस्तों, बहुत ही जल्द आएगा दोस्तों, बस इंतज़ार करिएगा और आप लोग निरंतर अपनी पढ़ाई को जितना बेहतर कर सके उतना करिएगा। चलिए अगला है दोस्तों घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन। ये एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और यदि पूछा जाए इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर -3 होता है इसका एसआई मात्रक घनत्व का। अगला है नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए दोस्तों नमक के घोल में अंडा तैरता है। यदि दोस्त देखिए ये भी एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, आप घर पर भी कर सकते हो कि नमक के जो घोल का घनत्व होता है वो दोस्तों अंडे के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि नमक के घोल में जब भी दोस्तों अंडा जो डालते हैं तो वो दोस्तों अंडा जो है ना तैरता रहता है नमक के घोल में। अगला आता है दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोलते हैं दोस्तों सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सरल आवर्त गति क्या है दोस्तों कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो इस प्रकार की हम गति को दोस्तों सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि सरल आवर्त गति की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। पहला विशेषता दी गई है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों पूछ सकता है कि सरल आवर्त गति में बल कार्य करता है या नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा कि कार्य नहीं करता है। क्या सरल आवर्त गति में वेग अधिकतम होती है या न्यूनतम होती है? तो आपको ये बताना होगा कि सरल आवर्त गति का वेग अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, समान रहती है, परिवर्तित रहती है। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस समय शून्य हो जाती है। सरल आवर्त गति की ये 3 विशेषताएं जो कि आपको याद रखनी होगी। केवल विशेषताओं में से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत सारे उठा सकता है कि सरल आवर्त गति पर कौन बल कार्य करता है या नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा बल कार्य नहीं करता है। सरल आवर्त गति की वेग अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों चौथा पॉइंट है कि सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी या दोस्तों अधिकतम होगी। तो याद रखिएगा सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। कैसी होगी दोस्तों? अधिकतम होगी। ये भी याद कर लीजिए, चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका। कैसी होगी दोस्तों? अधिकतम होगी। अगला है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उस समय की कंडीशन क्या होती है? देखिएगा, मान लेते हैं कि दोस्तों कोई सरल आवर्त गति करने वाला एक कोई कण है, जब वह अपने गति के अंत के बिंदुओं से गुजरता है तो उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल दोस्तों अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला एक प्रत्यानयन बल लगाया जाता है जो कि अधिकतम होता है। और
स्थितिज ऊर्जा भी दोस्तों आपकी अधिकतम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाएगी और उसका त्वरण दोस्तों कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। क्लियर। यानी कि जब भी कोई सरल आवर्त गति पर कोई भी कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उस समय दोस्तों उस पर प्रत्यानयन बल का वेग अधिकतम हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा आपकी शून्य हो जाएगी और उसके त्वरण भी अधिकतम हो जाएगा। अगला है एक दोलन पूरा करने के समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ये देखिए आवर्तकाल को कैसे प्रदर्शित करें, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी को पता है। और आवर्तकाल कैसे कहते हैं दोस्तों, एक दोलन पूरा करने के समय में जो भी समय लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक आवर्तकाल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एक आवर्तकाल। यानी कि एक दोलन पूरा करने के समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर। अगला है कि कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति भी तो होती है और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, सभी को पता है। और आवृत्ति को इसमें एन से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल टी से आवर्तकाल को। तो फार्मूला क्या बन जाता है, एन बराबर 1/t। क्या होता है दोस्तों, एन बराबर 1/t। ये दोस्तों आपका फार्मूला निकल के आता है किसका, आवृत्ति का, एन बराबर 1/t। यानी कि कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना भी कंपन करती है उसको हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति स्मॉल एन तथा आवर्तकाल टी है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बराबर 1/T। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है ऐसी गति जिसमें कोई कण या पिंड अपनी साम्यावस्था की आसपास गति करता है तो दोलन या दोस्तों कंपन कहलाता है। दोलन भी कह सकते हैं और कंपन भी कह सकते हैं। कंपन यानी किसी चीज का कांपना, कंपन करना, हिलना। ऐसी गति जिसमें कोई कण हो या पिंड हो वह अपनी साम्यावस्था के आसपास गति करता है तो उसको हम दोलन या कंपन कहते हैं। और दोलन करने वाला कण का अपनी साम्य स्थिति में जाना फिर साम्य स्थिति में पुनः वापस लौटना एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। यानी कि दोलन करने वाला एक कोई कण है वह अपनी साम्यावस्था में जाता है और फिर साम्यावस्था की ही स्थिति में वापस लौटता है तो उसको हम एक दोलन कहते हैं, एक कंपन कहते हैं। अगला है कि लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाले समय को एक लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि लोलक का आवर्तकाल इक्वल टू टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के यहाँ तक की बात बेहद सरल और आसान भाषाओं में मैंने समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों में से ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें समझ में ना आई हो। यदि कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो, कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप दोस्तों वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। फिर भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इलास्टिसिटी। क्या होता है दोस्तों, इलास्टिसिटी, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। बहुत ही शानदार टॉपिक है। प्रत्यास्थता का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्यास्थता के बारे में भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्यास्थता क्या होते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा जो हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे, लेकिन अभी जो है महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिएगा प्रत्यास्थता के बारे में। कि प्रत्यास्थता दोस्तों वह पदार्थ का गुण है कि जिसमें कारण कोई भी वस्तु अपने विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार या कोई आकृति में परिवर्तन करती है तो उसके विरूपक बल हटाते हुए दोस्तों सेम यानी कि दोस्तों पहले जैसी ही अवस्था में आ जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे दोस्तों पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम पास्कल भी कहते हैं, प्रत्यास्थता का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। क्लियर। तो ये था दोस्तों आपका प्रत्यास्थता के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। और आज की जो क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, बहुत ही शानदार दोस्तों सेशन रहा आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और कल की क्लास दोस्तों आपकी यही से स्टार्ट होगी, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हमने दोस्तों ऊष्मा के बारे में जो भी पढ़ा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है जो कि दोस्तों आपको बताया ना हो ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा यहाँ से आपकी फिनिश होती है। अब कल से दोस्तों आप लोगों का यहीं से यही पॉइंट स्टार्ट होगा, प्रत्यास्थता के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा रात 8 बजे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को वहीं तक रखेंगे। आप लोग
लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को पहली बार दोस्तों देख रहे हो, पहली बार दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट किए हों, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती हैं, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन समय पर आता रहे। क्योंकि अब आप लोगों के लिए दोस्तों स्टैटिक जीके की भी क्लास चल रही है, येलो बुक भी चल रही है, और अब आप लोगों के लिए एक नई सीरीज भी दोस्तों लाने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए, जो कि आपके स्टैटिक जीके का निचोड़ और येलो बुक का पूरा निचोड़ आप लोगों की उस एक ही बुक में समाहित है। और बहुत ही शानदार सेशन रहेगा, कोई भी प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। तो उस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के सामने वो भी वीडियो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।